जब प्रेसिडेंट की वाइफ ने मुझे सारे सर्टिफिकेट्स फाड़ते हुए देखा और वो अपने बड़े ग्रुप के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गई, तभी उसे आखिरकार समझ आ गया कि अब वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही उसने वो डिवोर्स एग्रीमेंट देखा जो मैंने उसे भेजा था, वो पूरी तरह शॉक्ड रह गई। उसमें साफ लिखा था कि मैं कंट्री छोड़कर जा रहा हूँ और अपने बेटे की कस्टडी भी छोड़ रहा हूँ। हमारी शादी काफी समय से एक डिसअपॉइंटमेंट बन चुकी थी और अब मैं इसे और कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने साफ कहा कि हमारे लिए यही बेहतर है कि हम इस पर साइन कर दें। तुम और तुम्हारी मदर दोनों चाहते थे कि जिंग रैन तुम्हारा सन इन लॉ बने और अब मैं खुद ही पीछे हट रहा हूँ। ये कहकर मैं इस सो कॉल्ड फैमिली के केज से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि वो औरत सबके सामने इस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देगी, लेकिन उसने उसे फिर से फाड़ दिया। बचपन से ही मुझे सू फैमिली ने एक लिव इन सन इन लॉ की तरह पाला था। मैंने 20 साल की उम्र में सू चिंग वान से शादी की और 22 साल की उम्र में मेरा बेटा गू नियन चेन पैदा हुआ, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसा था, हमेशा चुप रहने वाला और कभी खुद से मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन पिछली रात पहली बार उसने खुद मुझसे बात की और कहा कि डैड, अंकल जियांग मरने वाले हैं, उनकी आखिरी विश है कि वो मेरी मॉम से शादी करें, क्या आप मॉम को डिवोर्स दे सकते हैं? उस पल मेरी सारी उम्मीदें इस माँ बेटे से खत्म हो गईं और मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब मुझे चले जाना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट के समय मैंने खुद सू चिंग वान को डिवोर्स एग्रीमेंट दिया, क्योंकि मैं पूरी रात अपने बेटे की बातों के बारे में सोचता रहा था और सिंस उसे जियांग जिंग रान इतना पसंद है, तो मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बेटे की कस्टडी छोड़ दूंगा और क्वाइटली इस घर से चला जाऊंगा। जो प्रॉपर्टी हमारे नाम थी, मैंने उसे अपने बेटे के नाम कर दी, ये सोचकर कि ये उसकी कस्टडी फी होगी। सू चिंग वान ने कॉफी नीचे रखी, सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे थे अभी? तब मैंने उसके कानों में लगे ब्लूटूथ हेडफोन्स देखे और समझ गया कि उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और हमेशा की तरह मेरे अंदर वही हेल्पलेसनेस भर गई, क्योंकि हर बार उससे बात करते वक्त मुझे यही महसूस होता था। मैंने बिना कुछ कहे डिवोर्स एग्रीमेंट को पलटकर उसके सामने आखिरी पेज पर साइन करने के लिए रख दिया और शांत आवाज में कहा कि साइन कर दो, इसमें तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और जैसे ही वो उसे पलटने वाली थी, तभी मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया और एक्साइटेड होकर बोला कि मॉम, क्या आप आज अंकल जियांग के साथ टेबल टेनिस खेलने जा रही हो? मैं भी चलना चाहता हूँ। ये सुनते ही सूचिंग वान उठने लगी, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा कि पहले साइन कर दो। सूचिंग वान आखिरकार मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखा। शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरा इतना टफ साइड भी हो सकता है। लेकिन मेरे बगल में खड़ा मेरा बेटा अब भी मुझे जल्दी करने के लिए अर्ज कर रहा था और मासूमियत से बोल रहा था कि मॉम जल्दी चलो, अगर अंकल जियांग ज्यादा देर वेट करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे और आपको फिर से किस करने की पनिशमेंट देंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और बस इतना कहा कि ठीक है, अब साइन कर दो। और अगले ही पल सूचिंग वान ने बिना कुछ पढ़े सीधे उस पेपर पर साइन कर दिया। फिर वो और मेरा बेटा जल्दी से वहां से चले गए, जैसे उन्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत ही नहीं थी और मैंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने पेन उठाया और उसके सिग्नेचर के पास अपना नाम लिख दिया। मेरी जिंदगी में सू चिंग वन के नाम के साथ मेरा नाम पहली बार मैरिज सर्टिफिकेट पर साथ आया था और दूसरी बार आज इस डिवोर्स एग्रीमेंट पर। लेकिन इस बार हाथ कांप रहे थे और दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन की फीलिंग थी। फिर भी मैंने साइन कर दिया और उस पेपर को उस लॉयर को भेज दिया जिससे मैं पहले ही कांटेक्ट कर चुका था। इसके बाद मैं ऊपर अपने कमरे में गया सामान पैक करने के लिए। अलमारी खोली तो उसमें ढेर सारे कपड़े थे, लेकिन एक भी ऐसा नहीं था जो मुझे सच में पसंद हो। मुझे याद ही नहीं था कि 16 साल की उम्र से पहले मुझे क्या पसंद था। शायद मुझे लाउड म्यूजिक पसंद था, बंजी जंपिंग पसंद था, फास्ट कार्स पसंद थी। लेकिन सू चिंग वान से शादी के बाद मुझे सिखाया गया कि मुझे हम्बल और जेंटल बनना होगा, क्योंकि सू फैमिली को बस एक परफेक्ट मिस्टर गू चाहिए था और मैंने खुद को पूरी तरह बदल भी लिया। लेकिन इसके बावजूद मुझे सू चिंग वान के फ्रेंड्स के सामने सिर्फ रिडिक्यूल ही मिला। वो मुझे फेक कहते थे और हमेशा यही सोचते थे कि जियांग जिंग रान और सू चिंग वान एक दूसरे के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। ये सब सोचते हुए जब मैंने उन कपड़ों को देखा जो सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी मिस्टर गू को रिप्रेजेंट करते थे, तो मुझे खुद से ही घिन आने लगी और मैं खुद को रोक नहीं पाया, सीधे बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब मैंने मिरर में खुद को देखा तो अंदर से गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उभर आया और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि डिवोर्स लेना बिल्कुल सही डिसीजन था। मैं अब इस केज में और नहीं रहना चाहता था। मैं अपनी असली पहचान के साथ जीना चाहता था। इसलिए मैंने अपने भाई को कॉल किया कि वो मुझे लेने आए, क्योंकि सू फैमिली कभी मेरा घर नहीं था और शादी के बाद गू फैमिली ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया था। इसलिए अब मेरे पास कोई घर नहीं बचा था। मेरा भाई जब आया तो वो काफी कंफ्यूज था और हंसते हुए बोला कि आज तुम्हें क्या हो गया? आज तो तुम्हारा बर्थडे है। तुमने एक हफ्ते पहले कहा था कि तुम इसे अपनी वाइफ और बेटे के साथ सेलिब्रेट करोगे। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया और तुरंत अपना फोन निकालकर चैट रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि मैंने सच में एक हफ्ते पहले बर्थडे रेस्टोरेंट बुक किया था और सू चिंग वान को मैसेज भी भेजा था, लेकिन उसने आज तक रिप्लाई नहीं किया था। पहले शायद मुझे इससे हर्ट होता, लेकिन अब मैं पूरी तरह नम हो चुका था। फिर भी हम दोनों कार में बैठे और उसी रेस्टोरेंट पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर मैनेजर ने ऑकवर्ड होकर कहा कि सर, आज ये रेस्टोरेंट मिस्टर सू ने बुक किया है। वो और यंग मास्टर यहाँ मिस्टर गू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आपको डबल रिफंड दे देंगे। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए जमसा गया। मेरा भाई कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और हम सीधे अंदर मेन हॉल की तरफ चले गए।
वहाँ दूर से ही एक फैमिली की हंसी सुनाई दे रही थी। और जब मैंने देखा तो सू चिंग वान और मेरा बेटा गू नियन चेन जियांग जिंग रान को बर्थडे विश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपकी जर्नी सेफ हो, हम उम्मीद करते हैं कि आप अंकल की विश पूरी करेंगे, हमारी मम से शादी करेंगे और मेरे डैड बनेंगे। ये सब सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन मैं बस खामोश खड़ा रहा। मैंने देखा कि सू चिंग वान की नजरें जियांग जिंग रान से हट ही नहीं रही थी और मेरा बेटा कितने केयर के साथ उसके लिए चेयर खींच रहा था, उसे टी सर्व कर रहा था और उसके कपड़े ठीक कर रहा था। 5 साल की शादी में सू चिंग वान को ये तक नहीं पता था कि मेरा बर्थडे कब है, और बर्थडे विश तो दूर की बात थी। और मेरा बेटा जिसने मुझे कभी एक ग्लास पानी तक नहीं दिया, वो आज किसी और के लिए इतना केयर दिखा रहा था। ये सब देखकर मेरा भाई खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में बोला कि वो अभी जाकर उनसे बात करेगा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और शांत आवाज में कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सू चिंग वान के साथ डिवोर्स अग्रीमेंट साइन कर दिया है। इसके बाद मेरा भाई मुझे अपने घर ले गया। मैं बाहर से शांत था लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैं रो नहीं पाया, लेकिन मेरा भाई खुद रो पड़ा और गुस्से में बोला कि सू चिंग वन एक थीफ है और गू नियन चेन एक व्हाइट आइड वुल्फ है। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम 5 साल से उनके लिए 24 आवर्स जी रहे थे, ना कोई काम ना कोई सोशल लाइफ। मैंने मुश्किल से तुम्हें बाहर बुलाया और जैसे ही सू चिंग वन का कॉल आता, तुम एक बच्चे की तरह खुश होकर उसके लिए सूप बनाने घर भाग जाते। तुम्हारा बेटा भी तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं देता था, तुमने इतना सब सहा है, अगर रोना है तो रो लो। उसकी ये बातें सुनकर मैंने बस एक ग्लास बियर उठाई और सोफा पर बैठ गया। मैंने धीरे से कहा कि अब मैं नहीं रो सकता, मैं पहले ही बहुत बार रो चुका हूँ। मुझे वो दिन याद आने लगे जब सूमू ने मुझे जबरदस्ती रूल्स सिखाए थे, जब सू चिंग वान मुझे इग्नोर करती थी और मैं रात भर उसका इंतजार करता था। हर बार उम्मीद करता था कि वो वापस आएगी, लेकिन वो कभी नहीं आई और मैं हर बार बस इंतजार ही करता रह गया। आधी रात को गू नियन चेन को तेज बुखार हो गया था। उस समय जब सू चिंग वान ने मेरा कॉल काट दिया था, तब भी मैं हस्बैंड वाइफ के बीच थोड़ी सी केयर और लव की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सच ये था कि उन्होंने कभी मुझे देखा ही नहीं। 5 साल बीत गए थे और अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था। मैं उसी रात शराब के नशे में सो गया और अगली सुबह मेरी नींद सू चिंग वान के कॉल से खुली। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो अभी अभी उठी है और उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। उसने कैजुअली पूछा कि मैंने जो नेकलेस मंडे को पहना था वो कहाँ रखा है। मैंने आदत के अनुसार तुरंत जवाब दिया कि क्लोक रूम के फर्स्ट ड्रॉर में। फिर उसने पूछा कि इयररिंग्स कहाँ हैं। मैंने कहा कि नेकलेस के नीचे वाले ड्रॉर में। लेकिन ये जवाब देने के बाद ही मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं जल्द ही उससे डिवोर्स लेने वाला हूँ और मुझे अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम नैनी से कह सकती हो कि वो क्लोक रूम प्रॉपर्ली अरेंज कर दे, आगे से जो भी ढूंढना हो उनसे पूछ लेना, हम वैसे भी जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं, ऐसे में मुझे कॉल करके चीजें पूछना ठीक नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। बस ड्रॉर खुलने की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे वो मेरी बात को इग्नोर कर रही हो। मुझे लगा मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है और मैं कॉल कट करने ही वाला था कि तभी उसकी ठंडी आवाज आई, जिसमें उसने जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे कहा कि आज दोपहर सी फूड पॉरेज बनाकर सू फैमिली के प्रेसिडेंट को दे देना। ये सुनते ही मैंने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। साफ था कि उसने मेरी डिवोर्स वाली बात का एक शब्द भी नहीं सुना था। मैंने गहरी सांस ली और कांपते हुए हाथों से उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने सोचा और किंडरगार्टन टीचर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन गलती से नैनी का नंबर ब्लॉक करना भूल गया। इसके बाद मैं दोबारा सो गया और जब उठकर लंच के लिए बाहर जाने लगा तो नैनी ने मुझे रोक लिया और बिना कुछ कहे एक फोटो मेरे चेहरे पर फेंक दी। उस फोटो में सू चिंग वान और जियांग छी जियांग की कई तस्वीरें थीं। उसने गुस्से में कहा कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। जब तुम 16 साल के थे तब से मैं तुम्हें खुद ट्रेन कर रही हूँ। 10 साल हो गए लेकिन तुम अपनी वाइफ का दिल भी नहीं रख पाए। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने यूजलेस हो तो मैं कभी जियांग छी जियांग को इलेजिटिमेट चाइल्ड समझकर रिजेक्ट नहीं करती। फोटो का एक शार्प कोना मेरे गले को छू गया और हल्की चोट लग गई। मुझे वो दिन याद आ गए जब मुझे सू फैमिली का फ्यूचर सन इन लॉ चुना गया था और सब लोग इंप्रेस थे, लेकिन उस डिसीजन की कीमत मुझे अपनी फ्रीडम खोकर चुकानी पड़ी थी। 16 साल की उम्र से मैं सिर्फ मिस्टर गू बनकर जी रहा था। मैं इतना दब चुका था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। सीनियर ईयर में मैंने रेबेलियन भी किया था, ये सोचकर कि शायद वो सू चिंग वान के सामने एंगेजमेंट तोड़ देंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। भले ही मैंने सिर्फ सू चिंग वान से शादी की थी, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं एक कैदी की तरह जी रहा था और अब मैं थक चुका था। मैंने सीधे कहा कि मैं सू चिंग वान के साथ डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर चुका हूँ। मुझे बच्चे की कस्टडी भी नहीं चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कोई और सूटेबल सन इन लॉ ढूंढ सकती हैं। इतना कहकर मैं मुड़ा और जाने लगा, लेकिन नैनी एक पल के लिए शॉक्ड हुई और फिर गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर बोली, गू यनसी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसके लंबे लाल नाखून मेरी स्किन में चुभ गए, लेकिन मैं हंस पड़ा और शांत आवाज में कहा कि अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। सू फैमिली का सन इन लॉ होना मेरे लिए कभी गौरव नहीं था। मैंने अपनी स्लीव ऊपर की और पहली बार अपने रिस्ट को खुलकर दिखाया, जहां पुराने जख्मों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। नैनी ये देखकर पूरी तरह स्टंड रह गई। मैंने गहरी आवाज में कहा कि मैं कभी मिस्टर गू बनना ही नहीं चाहता था। क्या तुम्हें पता है कि पिछले 10 सालों में हर बार जब मैं सोता था तो मेरे सपनों में मैं क्या चिल्लाता था? मैं बस यही कहता था कि कोई मुझे बचा लो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे कोई और नहीं बचाएगा। सिर्फ मैं खुद को बचा सकता हूँ, सिर्फ मैं ही अपनी असली जिंदगी जी सकता हूँ। ये कहकर मैं वहां से निकल गया और इस बार नैनी ने मुझे नहीं रोका, लेकिन मेरे अंदर की घुटन अब भी खत्म नहीं हुई थी। मुझे उसे बाहर निकालना था, इसलिए मैं तेजी से ड्राइव करते हुए सुपरमार्केट के पास पहुंचा और गेट से बाहर निकलते ही अचानक सामने सू चिंग वान दिखाई दी, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। मैं जल्दी
जल्दी में क्रॉस रोड पार करने लगा, लेकिन तभी एक बस से टकरा गया। आसपास सू चिंग वान की कई कार्स खड़ी थीं और सामने वाली कार से उसका असिस्टेंट उतरने वाला था। उसने मुझे देखकर हैरानी से कहा, मिस्टर गू। शायद उसने कभी मुझे इस हालत में नहीं देखा था। 5 साल की शादी में सू चिंग वान के आसपास रहने वाले लोग भी मुझे ठीक से नहीं जानते थे। मैं बिना कुछ एक्सप्लेन किए बस उसके हाथ में एक पेपर थमा दिया और ठंडी आवाज में कहा कि मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। फिर मैंने सनग्लासेस पहने और बिना पीछे देखे वहां से बाहर निकल गया। असिस्टेंट कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, फिर वापस जाकर सू चिंग वान को रिपोर्ट करने लगी कि मिस्टर सू, सामने वाली कार चला रहा आदमी मिस्टर शी था। और सू चिंग वान ने बस हल्के से कहा कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उसने बस एक नजर मेरी तरफ डाली और ठंडे अंदाज में बोली, चलो। उसके लिए वो आदमी चाहे उसका हस्बैंड हो या कोई अजनबी, दोनों एक जैसे ही थे। असिस्टेंट ने भी ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा, लेकिन मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 3 घंटे बाद हमारी फिर से मुलाकात होने वाली है। इस बार सू चिंग वन अपने पार्टनर के साथ लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करके मार्केट के रेस ट्रैक पर आई थी। वहां माहौल पूरी तरह अलग था। इंजन की आवाज और स्पीड का एक्साइटमेंट चारों तरफ था। तभी एक रेड रेसिंग कार तेजी से ट्रैक पर दौड़ती हुई सबका ध्यान खींचते हुए निकली। उसकी अग्रेसिव स्पीड और परफेक्ट कंट्रोल देखकर हर कोई इंप्रेस्ड हो गया। कार रुकने के बाद रेसर बाहर निकला। उसने डार्क रेड रेसिंग सूट पहना हुआ था और उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट थी कि किसी का भी ध्यान उससे हटना मुश्किल था। सू चिंग वान भी उसे देखकर कुछ पल के लिए जेन्युइनली अमेज्ड हो गई, लेकिन जैसे ही उस रेसर ने अपना हेलमेट उतारा, असिस्टेंट शॉक्ड रह गई और धीरे से बोली, ये तो मिस्टर गू हैं, इन्हें रेसिंग भी आती है। सू चिंग वान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में साफ क्यूरियोसिटी और सरप्राइज था। आसपास खड़ी कई विमेन उस टॉल फिगर को एडमायर कर रही थीं, लेकिन जब मेरी नजर सू चिंग वान से मिली तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने न तो उसे ग्रीट किया और न ही एक्नॉलेज किया, क्योंकि पिछले कई सालों में हाई प्रोफाइल इवेंट्स के अलावा जब भी हम आमने सामने आते थे, वो हमेशा मुझे इग्नोर करती थी, जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूं। इसलिए मैंने भी वही एटीट्यूड अपनाया और जब लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो मैंने भी उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं उसे जानता ही नहीं। किसी ने कैजुअली कहा, मिस्टर सू काफी फेमस हैं, लेकिन सू चिंग वान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तभी अचानक जियांग जिन रन की कार आई और उसने उतरते ही चीयरफुल अंदाज में सबको ग्रीट किया और सू चिंग वान से कहा, काम खत्म हो गया, चलो कंपनी चलते हैं, साथ में डिनर करेंगे। मैंने मुड़कर देखा तो जियांग जिन रान उसके पास आ चुका था और जैसे ही वो उसके करीब आया, उसने कैजुअली सू चिंग वान की वेस्ट पकड़ ली। ये सब देखकर भी मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शायद जियांग जिन रान को लगा कि मैं उनकी क्लोजनेस से प्रभावित हूं, इसलिए उसने मुझे देखकर एक हल्की स्माइल भी दी, लेकिन मैं बस खामोश रहा। उनके जाने के बाद आसपास खड़े कुछ लोग मुझे देखने लगे और आपस में बात करने लगे कि मिस्टर सू और मिस्टर जियांग साथ में काम करते हैं, दोनों के बीच रिलेशन काफी अच्छा है। सू चिंग वान का असिस्टेंट अभी भी वहीं खड़ा था और उसने मुझे काफी देर तक देखा। शायद वो सोच रहा था कि कोई आदमी इतना हेल्पलेस कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और वहां से सीधे निकल गया। रेस ट्रैक से बाहर आते ही मैंने तुरंत अपने लॉयर को कॉल किया और सीधा सवाल किया, डिवोर्स सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा? उसने कहा 7 दिन लगेंगे। मैंने गहरी सांस लेकर सोचा कि 10 साल इंतजार कर लिया तो ये 7 दिन भी सही। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा काम हुआ, मुझे सू चिंग वान के असिस्टेंट का कॉल आ गया। उसने नॉर्मल टोन में पूछा, सी फूड कॉन्जी कब डिलीवर करोगे? प्लीज कॉन्टैक्ट में रहो। और मिस्टर नियन चेन के टीचर कह रहे हैं कि आपका फोन नहीं लग रहा। यंग मास्टर का हैंडमेड होमवर्क अभी तक सबमिट नहीं हुआ, क्या आप उसे डिलीवर कर सकते हो? उसकी बातें सुनकर मुझे वो पल याद आया जब गू नियन चेन ने मुझसे डिवोर्स के लिए कहा था। मैंने कितनी मेहनत से मोबाइल पर वीडियो देखकर उसका हैंडमेड होमवर्क बनाना शुरू किया था, लेकिन घर छोड़ने से पहले वो अधूरा ही रह गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और बिना किसी हेजिटेशन के कहा, सू चिंग वान को बता देना कि अब सी फूड कॉन्जी नहीं मिलेगा। मैं आगे से कुछ भी डिलीवर नहीं करूंगा और गू नियन चेन की भी मैं अब कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, इसलिए आगे से मुझसे कांटेक्ट मत करना। ये कहकर मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उधर सू ग्रुप के ऑफिस में असिस्टेंट थोड़ी एम्बेरेस्ड होकर बोली, प्रेसिडेंट, मिस्टर गू ने मेरा कॉल कट कर दिया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा। लगता है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, आप ट्राई करें। सू चिंग वान ने बिना कुछ बोले अपना फोन उठाया और मेरे कॉन्टैक्ट पर मैसेज भेजा, क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर रेड नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि यू आर नॉट हिज फ्रेंड, प्लीज सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये देखकर असिस्टेंट भी हैरान रह गया और उसने फोन का चैट हिस्ट्री देखा तो उसे पता चला कि एक हफ्ते से कोई प्रॉपर बातचीत ही नहीं हुई थी। उसने कैजुअली कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मिस्टर गू का बर्थडे मिस्टर जिन रैन के सेम डे पर था। कल उनका बर्थडे था। प्रेसिडेंट, आपने उन्हें विश या गिफ्ट नहीं दिया? सू चिंग वान ने बस इतना कहा, मुझे ध्यान नहीं रहा। असिस्टेंट को इस जवाब पर कोई सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसने पहले ही उनके बीच की दूरी देख ली थी, लेकिन फिर भी सू चिंग वान ने कामली कहा, उन्हें एक बर्थडे गिफ्ट भेज दो, अरेंज कर लो। असिस्टेंट ने तुरंत ओके प्रेसिडेंट कहा और जल्दी से ऑफिस से निकलकर गिफ्ट अरेंज करने चला गया। शाम को जब मैं अपने कमरे में था तब असिस्टेंट ने आकर मुझे वो गिफ्ट दिया और पोलाइटली कहा, सर ये प्रेसिडेंट सू की तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट है। गिफ्ट काफी एक्सपेंसिव और डेलिकेट था, लेकिन उसे हाथ में लेते ही मेरे मन में बस एक ही सवाल आया कि अब इसका क्या मतलब है? जब बर्थडे निकल चुका है तो ये गिफ्ट किस लिए? और वैसे भी अब मेरे पास सिर्फ एक ही बर्थडे विश बची थी। पिछले 10 सालों में मेरी बस एक ही विश थी, फ्रीडम। और अब जब मेरा और सू चिंग वान का डिवोर्स हो चुका था तो मुझे लगा कि आखिरकार मैं अपनी उस विश के करीब हूँ। मुझे लगा कि बस 7 दिन बाद जब डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हमारे बीच का हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन असिस्टेंट के जाने के बाद ही मुझे सूमू का मैसेज आया जिसमें उसने साफ लिखा कि गू यानची, मैं तुम्हारे और चिंग वान के डिवोर्स में इंटरफियर नहीं करूंगी, लेकिन जब तक डिवोर्स फाइनलाइज नहीं होता तब तक मेरे ग्रैंडसन पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये पढ़कर मेरे मन में एक कड़वी हंसी आई क्योंकि गू नियन चेन पर क्या असर पड़ता? वही तो था जिसने खुद मुझसे कहा था कि मैं उसकी मां को डिवोर्स दे दूं। मैं अभी रिप्लाई सोच ही रहा था कि सू म्यू के 2 और मैसेजेस लगातार आ गए जिसमें उसने स्ट्रिक्ट टोन में कहा कि अगर तुम चाहते हो कि बच्चे पर कोई असर न पड़े तो इस वीकेंड तुम्हें हमेशा की तरह उसे लेकर ओल्ड हाउस आना होगा। सू चिंग वान को भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए शादी के बाद हम दोनों सू फैमिली के ओल्ड
ओल्ड हाउस से निकलकर वेडिंग विला में रहने लगे थे। लेकिन गू नियन चेन के जन्म के बाद हर वीकेंड हम उसे लेकर ओल्ड हाउस जाते थे। आज फ्राइडे था और आमतौर पर इस दिन मैं किंडरगार्टन से गू नियन चेन को पिक करके सीधे ओल्ड हाउस ले जाता था, क्योंकि सू चिंग वान अक्सर रात 10 बजे के बाद ही घर लौटती थी। लेकिन इस बार जब मैं सीधे ओल्ड हाउस पहुंचा तो मुझे देखकर सरप्राइज हुआ कि सू चिंग वान पहले से वहां मौजूद थी। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया और कैजुअली पूछा, बर्थडे गिफ्ट पसंद आया? मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या उसे पता भी है कि मुझे गिफ्ट मिल चुका है या नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसके लिए मैं हमेशा इनविजिबल ही रहा हूँ, उसे कैसे याद रहेगा। मैंने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन तभी उसने बिना किसी इमोशन के कहा कि नियन चेन जिंग रान के लिए पीस साइन कार्व कर रहा है, ऊपर जाकर उसे फिनिश करवा दो। ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या बर्थडे गिफ्ट लेने की भी कोई कंडीशन होती है? मेरे अंदर इरिटेशन आया और मैं जानबूझकर सू चिंग वान से टकराते हुए बिना कुछ बोले ऊपर चला गया। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर मैंने देखा कि गू नियानचेन डेस्क के सामने बैठा कार्विंग नाइफ से बहुत ध्यान से एक पीस साइन बना रहा था। मैं धीरे से उसके पास गया और देखा कि वो स्टेप बाय स्टेप बहुत केयरफुली उसे शेप दे रहा है। शायद मेरे कदमों की आहट से वो डिस्टर्ब हो गया और उसने सिर उठाकर मुझे देखा, लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से उस कार्व्ड पीस साइन को पकड़ लिया और घबराए हुए अंदाज में बोला, डैड, ये पीस साइन मॉम ने अंकल जियांग के लिए बनाया है, आप इसे चुरा नहीं सकते। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। जिस बच्चे को मैंने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा महत्व दिया था, वो मुझे ही एक थीफ समझ रहा था। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा बन गया था। उस पल मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी। मैंने खुद को संभालते हुए शांत आवाज में कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की चीज नहीं चाहिए। वैसे भी मैं और तुम्हारी माँ जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं और जल्दी ही तुम्हारे अंकल जियांग तुम्हारे नए फादर होंगे। मेरी ये बात सुनते ही पीछे से सू चिंग वान की ठंडी आवाज आई, जिसमें उसने कहा, गू यानची, तुम बच्चे से ऐसे रूड तरीके से बात कर रहे हो? क्या तुम खुद को एक क्वालिफाइड फादर मानते हो? शायद ये सबसे लंबा सेंटेंस था जो उसने कभी मुझसे कहा था। मैंने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो तुम उसके लिए कोई बेटर फादर ढूंढ लो। इतना कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक सू चिंग वान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन तभी गू नियनचेन का फोन बजा और वो एक्साइटमेंट में भागते हुए बाहर गया और बोला, मॉम, अंकल जियांग का कॉल है। अगले ही पल सू चिंग वान ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं बस खड़ा उसे देखते रहा। वो फोन उठाकर बात करने लगी और उसके चेहरे पर तुरंत एक वार्म स्माइल आ गई। कुछ देर पहले जो ठंडापन था वो गायब हो गया। ये देखकर मुझे अंदर से अजीब सा फील हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधा गेस्ट रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरा ठंडा था। जून का महीना होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कॉफिन में लेटा हूँ, लेकिन उस ठंड के बीच एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि जिस पल सू चिंग वान ने मेरे सामने डिवोर्स एग्रीमेंट रखा था, उसी पल मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था। उस रात मुझे अजीब और उलझे हुए सपने आए, लेकिन फिर भी सुबह 5 बजे मेरी आंख खुल गई, क्योंकि इतने सालों की आदत थी कि मुझे उठकर सू चिंग वान और अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना होता था। लेकिन जैसे ही मुझे सूमू की बात याद आई, मेरे अंदर फिर से बेचैनी भर गई। मैं नीचे गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि सू चिंग वन और गू नियनचेन सुबह सुबह ही निकल चुके थे। उन्होंने कहा था कि उनका जियांग जिंग रान के साथ सनराइज देखने का प्लान है। ये सुनकर मुझे खुद पर हंसी आई, क्योंकि सच तो ये था कि गू नियनचेन को अब मेरी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी सूमू चाहती थी कि मैं वीकेंड पर ओल्ड हाउस जाऊं। मैंने मन ही मन तय किया कि इस वीकेंड के बाद मैं अपने भाई के साथ जाकर अपनी माँ से मिलूंगा और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दूंगा। उसने कहा था कि वो मुझे बैड लक से बाहर निकालने में साथ देगा, और सच में उस 18 साल की लड़की का नेचर इतना सॉफ्ट और केयरिंग था कि वो हर दिन मुझे ब्रदर कहकर बुलाती थी और छोटी छोटी बातों से मुझे इमोशनली सपोर्ट करती रहती थी। उसने मुझे इतना इमोशनल वैल्यू दिया कि कुछ ही दिनों में मेरा मूड काफी बेटर हो गया। स्कूल में बिताए वो दिन मेरे लिए जैसे हीलिंग थे, और मेरे भाई भी मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हंसते हुए बोले कि कैसा लग रहा है, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से मिलाने लाया था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। फिर उसने थोड़ा टीजिंग अंदाज में कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि सू चिंग वान में कुछ भी लवेबल नहीं है? मैंने बिना सोचे सीधा जवाब दिया, मैं उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर मेरा भाई और भी हैरान हो गया और बोला, सही है, मुझे तो लगता है तुम्हें बहुत पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए था। इस दुनिया में कोई भी सू चिंग वान जैसी कोल्ड और हार्टलेस इंसान से ज्यादा प्यार डिजर्व करता है। तुम किसी अच्छी, सिंपल और ओबीडियंट लड़की को चूज करो, उससे प्यार करो, शादी करो, लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। उसकी बातों पर मैं हल्का सा हंस पड़ा, जैसे धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रहा हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की सी खांसी की आवाज आई, और जब मैं मुड़ा तो देखा कि थोड़ी दूरी पर सू चिंग वन अपने असिस्टेंट के साथ खड़ी थी। मैंने उसे इग्नोर किया और अपने भाई का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। मुझे लगा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बार उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोकते हुए कहा, एक पार्टी है जिसमें तुम्हें अटेंड करना है, मेरे साथ चलो। उसने मुझे मना करने का मौका तक नहीं दिया और सीधे मुझे कार में बैठा लिया। मैं अंदर से थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि मेरी यादों में सू चिंग वन हमेशा मुझे इग्नोर करती आई थी। उसके लिए मैं जैसे इनविजिबल था, लेकिन आज उसका ये बिहेवियर अलग था। कार में बैठते ही कुछ देर खामोशी रही और फिर उसने अचानक कहा, यंसी, हमारे जैसे फैमिली में हार्मनी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसकी ये बात सुनकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो इनडायरेक्टली मेरे और मेरे भाई की बातों का जवाब दे रही है। मैं हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में गुस्सा भी था, और मैंने कहा, तो लव मैटर नहीं करता?
पड़ता, किसी से प्यार हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी ये हार्मनी मेरे लिए एक ग्रीवेंस है। मेरी बात सुनकर सू चिंगवान कुछ सेकंड चुप रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने भी उसकी इमोशंस समझने की कोशिश नहीं की। जब हम पार्टी में पहुंचे तो मुझे पता चला कि ये बस उसके फ्रेंड्स का एक छोटा सा गैदरिंग था, जहां वो मुझे पहले कभी लेकर नहीं गई थी। सच कहूं तो मुझे उसके फ्रेंड्स कभी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा मुझे नीचे दिखाते थे और फेक कहते थे, इसलिए मैं पूरे टाइम चुप रहा। बस थोड़ा ड्रिंक किया और किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया। कुछ देर बाद मुझे हल्का नशा होने लगा तो मैं बाथरूम की तरफ चला गया, लेकिन मेरे जाने के बाद उसके फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगे कि आज तुम्हारा हस्बैंड ना तो स्माइल कर रहा है और ना ही तुम्हें इंपॉर्टेंस दे रहा है। किसी ने गॉसिप करते हुए कहा, सुना है तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। ये सुनकर सू चिंगवान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, किसने कहा कि मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ? जब मैं शादी कर चुकी हूँ तो इस जिंदगी में मेरा हस्बैंड सिर्फ गु यानची ही रहेगा। उसकी ये बात सुनकर उसके फ्रेंड्स भी थोड़े सरप्राइज्ड हो गए और बोले, क्या तुम सीरियस हो? लेकिन सू चिंगवन ने इस बार भी कुछ नहीं कहा और चुप रही। तभी किसी ने टॉपिक बदलते हुए कहा, तुम्हें याद है मिस्टर जियांग जो तुम्हारे साथ एआई इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था? उसकी वाइफ भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने उसे कंपनी में आने नहीं दिया ताकि कोई उनकी रिलेशनशिप ना जाने, लेकिन फिर भी वो उसे वापस नहीं पा सका। अगर तुम सच में गु यनची के साथ लाइफ बिताना चाहती हो तो तुम्हें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वरना कहीं वो भी तुम्हें छोड़कर ना चला जाए। ये सुनकर सू चिंगवान ने हल्का सा हाथ हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। उसी वक्त मैं बाथरूम में था और तभी मेरे फोन पर डिवोर्स लॉयर का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मिस्टर गु यानसी, आपका और मिस सू चिंगवान का डिवोर्स सर्टिफिकेट तैयार है, आप कभी भी लॉ फर्म आकर इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये मैसेज पढ़ते ही मेरे दिल में एक अजीब सी राहत दौड़ गई। आखिरकार वो दिन आ गया था जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। मैं तुरंत वहां से निकला और टैक्सी लेकर सीधे लॉ फर्म पहुंच गया। वहां जाकर मैंने डिवोर्स सर्टिफिकेट को हाथ में लिया और उसे बार बार पलट कर देखा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हूं कि अब मैं सच में फ्री हूं। अब मैं उस हेल जैसी सू फैमिली से हमेशा के लिए बाहर आ चुका हूं। लॉ फर्म से बाहर निकलते ही मैंने अपने भाई को कॉल किया और उसने खुश होकर कहा कि अब तो सेलिब्रेशन बनता है, आज हम वो खाना खाएंगे जो तुमने कभी पहले नहीं खाया। और उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी सच में बदलने वाली है।